हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एवरेज ड्यू डेट आगे कंप्लीट करेंगे। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें 3 सवाल रहते हैं जो हम सबने करने हैं, 5th 6th और 7th। बाकी के आगे सारे होमवर्क चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से। आ जाओ, देखो सवाल क्या कह रहा है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ए ऑन 18 मार्च 2019 और बी ऑन 14 जुलाई 2019। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो देखो क्या कह रहा है, ये क्या हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया ये। चलो, तो क्या कह रहा है, फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, मतलब वाई को पेमेंट करनी है एक्स को। ड्यू टू एक्स बाय वाई मतलब वाई ने पेमेंट देनी है एक्स को। वाई क्या चाह रहा है, वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ या तो ऑन 18 मार्च या फिर ऑन 14 जुलाई। वाई क्या कह रहा है, मेरे पास 2 तारीख है, मैं या तो आपको 18 मार्च को दे देता हूं या 14 जुलाई को दे देता हूं। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम और अलग अलग अमाउंट्स की अलग अलग ड्यू डेट है। 10 जनवरी को 500 रुपये देने उसने, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे 1000 रुपये देने उसको। आगे 28 मार्च पे 3000 और 18 अगस्त संडे है, इस पे 4000। डिटर्मिन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। तो बेसिकली बोल रहा है कि मैं या तो इस तारीख पे दूंगा या इस तारीख पे दूंगा, बट क्योंकि इन दोनों डेट्स पे देगा तो कुछ ब्याज लग सकता है। ब्याज का रेट बता दिया उन्होंने 8% पर एनम। अब अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन अलग अलग ड्यू डेट्स की एक बेसिक एवरेज ड्यू डेट निकालनी है और देखना है एवरेज ड्यू डेट से ये जो डेट्स हैं कितनी दूर है और उनके बेसिस पे कितना इंटरेस्ट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम निकालेंगे अपने पास एवरेज ड्यू डेट। आ जाओ, तो एवरेज ड्यू डेट में सबसे पहले आ रहा है हमारा ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, फिर डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट और लास्ट में प्रोडक्ट। तो डेट्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो डेट आ रही है वो है 10 जनवरी को 500 रुपये। तो 10 जनवरी 2019 500 रुपये। आगे 26 जनवरी है अगली डेट। अब 26 जनवरी भी हमें पता है रिपब्लिक डे है और वो पहले से ही पता तो छुट्टी होती है। तो जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे आती है तो ड्यू डेट हमेशा एक दिन पीछे शिफ्ट हो जाती है। तो 25 जनवरी 2019 हो जाएगी हमारी डेट। 1000 रुपये। अगला है 23 मार्च को 3000 रुपये। 23 मार्च 3000 और 18 अगस्त जो कि संडे है, संडे भी पब्लिक हॉलीडे होता है तो हम एक दिन पहले शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 17 अगस्त 4000। अब इन चारों डेट्स में से एक हमें निकालनी है बेस डेट। तो बेस डेट हम अर्लीस्ट डेट ले लेंगे। अर्लीस्ट डेट आ गई 10 जनवरी 2019। तो बेस डेट यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं। 25 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में गैप है 15 दिन का। अब देखते हैं 23 मार्च और 10 जनवरी के बीच में कितने दिन है। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज। 31 में 10 दिन तो हट गए तो बचे 21 दिन जनवरी, फिर 28 दिन फरवरी और 23 दिन मार्च के। अब अगस्त में देखते हैं, 21 दिन जनवरी, 28 फरवरी, मार्च
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 17 दिन अगस्त के। तो इसका टोटल करना है, कितना हो गया ये 49, 69, 72 डेज तो ये हो रहे हैं। और ये कितना हो गए, 1 2 3 4 5, 150, 170, 190, 200, कितना आ रहा है 219, 219 डेज आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 into 0, ये हो गया 15,000, 3 2 6, 3 7 21, 3 0, 1 2 3, 4 9 36, 4 1 4 7, 4 2 8, 8,76,000। अब इनका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है टोटल, 8,76,000 प्लस 2,16,000 प्लस 15, 11,07,000। अब निकालते हैं हम एवरेज ड्यू डेट, जो जिसका फॉर्मूला है बेस डेट। बेस डेट है 10 जनवरी 2019। अच्छा, ये टोटल प्रोडक्ट तो लगाया नहीं, अमाउंट सॉरी, 4 3 7 और 1 8, 8,500। तो 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, और यहाँ लिखेंगे हम डेज, कितने दिन आ रहे हैं 130.23, तो 130 डेज हो जाएंगे। अब हमें देखना है इस 10 जनवरी 130 डेज ऐड करें तो क्या कौन सी डेट आएगी। तो देखते हैं, अभी हम जनवरी में हैं, जनवरी में 10 दिन तो निकल गए, तो बचे कितने, 21 दिन हो गए जनवरी के। अभी भी इसमें काफ़ी दिन बच रहे हैं, फिर 28 दिन हो गए फरवरी के, फिर भी बहुत दिन बच रहे हैं, तो 31 दिन और निकल गए मार्च के, फिर भी काफ़ी दिन दिख रहे हैं, 30 अप्रैल तक निकल जाना चाहिए। देखना अभी कितना टोटल बन गया ये, 8 9 10, 3 3 6, 110 दिन हो गए। अभी भी कितने दिन बच रहे हैं इसके अंदर, 20 दिन किसके निकलेंगे अब, मई के। तो अब सारे दिन कंप्लीट हो गए, तो एवरेज ड्यू डेट हो गई हमारी 20 मई 2019। ठीक है, तो ये हमारी डेट निकल गई। अब इस डेट का मतलब क्या है कि अब नीचे लिख दो, दिस मीन्स दैट द एवरेज ड्यू डेट of all these payments without any interest is 20 मई 2019। तो देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये ड्यू डेट है 2, फिर मतलब ये टोटल 4 ड्यू डेट्स हैं, तो हमने जो एवरेज ड्यू डेट निकाली है वो निकली 20 मई। इसका मतलब ये है कि हम 20 मई पे अगर ये पूरा अमाउंट पे करें तो हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अलग अलग डेट्स पे ना दे के सीधा सीधा 20 मई पे दे दे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। बट अगर हम पेमेंट 20, अब वाई क्या चाह रहा है, वाई चाह रहा है 2 तारीख में से किसी एक तारीख पे पेमेंट करना, कौन सी, या तो 18 मार्च या फिर 14 जुलाई। अब डेट अगर मैं नॉर्मली लॉजिकली बताऊं कि तुम्हारी डेट बनती है कि तुम्हें पेमेंट करनी है 20 मई को, और तुम उससे पहले पेमेंट कर दो तो ब्याज लगेगा क्या, पेमेंट करना है तुझे आगे और तू पेमेंट पहले कर दे तो नहीं लगेगा ना, उल्टा बचत होगी।
आप क्या कहोगे कि भैया मेरी ड्यू डेट बनती है 20 मई, मैं आपको उससे पहले पैसे दे रहा हूं, तो मुझे आप इंटरेस्ट बचा के दो, मतलब आप मेरे को कुछ पैसा कम करो। तो फिर अगर पेमेंट की जाएगी, अब इसमें बना रहा हूं मैं केस ए, इफ पेमेंट इज मेड ऑन 18 मार्च 2019, तो सेविंग्स होगी इंटरेस्ट में। तो 8,500 पे कितना परसेंट है ये? 8%। और हम देख रहे हैं अब कि कितने दिन पहले पेमेंट करें। पेमेंट करनी चाहिए थी 20 मई को, हम उससे पहले पे कर रहे हैं, तो कितने दिन पहले? तो 31 दिन होते हैं मार्च में। मार्च में 31 दिन है, 18 दिन हटा दो तो 13 दिन तो मार्च, 30 दिन अप्रैल के और 20 दिन मई के। इतने दिन पहले पेमेंट कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 365, तो कितने हो गए ये? 63 डेज हो गए। निकालो 8,500 पे 8%, 63 डेज के लिए हैं 2 रुपए। पागल हो गए क्या? हाँ गलत किया है नालायक। $117.36, तो मैं कह सकता हूं 117 रुपए की सेविंग्स हो गई। किसी को आप टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो आप उससे क्या कहोगे? मेरे को इंटरेस्ट की बचत होगी। अगला आ रहा है केस बी, इफ पेमेंट इज मेड ऑन, कौन सी तारीख थी? 14 जुलाई 2019। तो अब फिर से वही देखेंगे कि पेमेंट की डेट बनती है, एवरेज ड्यू डेट आती है 20 मई की। 20 मई को पैसे दे दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा। बट 20 मई को पेमेंट ना करके 14 जुलाई पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आगे हो रही है पेमेंट या पहले हो रही है? आगे। तो इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? लगेगा। जिस दिन पेमेंट करनी उस दिन नहीं करी, आगे पे करी, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 8,500 पे 8%, और हमने देखना है कितने दिन एडवांस में हो रही है। तो देखते हैं, हमारे पास 20 मई है और 14 जुलाई, तो मई में 31 डेज होते हैं, 31 में से 20 दिन तो चले गए, बचे 11। तो 11 दिन मई के, फिर जून पूरा 30 और जुलाई के 14 दिन अपॉन 365। देखो कितना आ रहा है। $100 गलत आ रहा है, चेक कर दोबारा से, एक बार दोबारा देख। $55 डेज के हिसाब से निकालना है ये। आ गया? एक बार में सीधा निकाल लिया कर, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। 102.46। तो ये हो गया हमारा केस बी। बस इतनी थी, सवाल सिर्फ इतना ही बोला था कि हमें बताना है कि भैया कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो उसकी पेमेंट जब वो केस ए करेगा तो उसको 8,500 में से 117 रुपये कम देने पड़ेंगे, और जब वो दूसरी पेमेंट करेगा तो 8,500 में 102 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, 8602, और यहाँ आएगा 8,500 माइनस 117, 8383।
चलो नेक्स्ट, 2 सवाल और रह गए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स, फॉलिंग या फेलिंग है, गलती से लिख दिया, फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, नाउ डिजायर्स टू हैव दीज बिल्स कैंसल्ड एंड टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द होल अमाउंट पेबल ऑन द एवरेज ड्यू डेट, डेट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल एंड यूजेंस ऑफ द बिल। यूजेंस का मतलब होता है ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ द बिल। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेडर ने बहुत सारे बिल्स एक्सेप्ट करे जहां पे उसको अलग अलग बिल्स की पेमेंट करनी है। तो पहले बिल की डेट थी ये और इसका ड्यूरेशन था 2 महीना, यानी कि इस तारीख से 2 महीने बाद इसकी पेमेंट होगी। तो इस तारीख से 2 महीने बाद क्या डेट आएगी, 1 मार्च में 2 महीने ऐड करो तो 1 मई। बट क्योंकि ये बिल है यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा है कि हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं ड्यू डेट निकालते वक्त। तो 1 मार्च में 2 महीने ऐड करें तो 1 मई आएगी, बट 1 मई हमारी ड्यू डेट नहीं बनेगी, इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे तो 4 मई हमारी ड्यू डेट बनेगी। तो वो ये कह रहा है कि यार इतने सारे बिल बन गए और इन सारे बिल्स की अलग अलग ड्यू डेट बन गई, मुझे आप एक ऐसी डेट बता दो जो मैं इन सारे बिल्स को कैंसिल करवा के एक फ्रेश बिल बनवा दूं उस तारीख का। तो हमने उसको क्या डेट देनी है, एक ऐसी डेट जहां पे ये सारे बिल्स की पेमेंट हो जानी चाहिए, मतलब एक एवरेज ड्यू डेट निकाल के देनी है। आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले हमारे पास डेट ऑफ बिल है, फिर हम निकालेंगे उससे ड्यू डेट ऑफ द बिल, अमाउंट, नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट, और प्रोडक्ट। तो पहले डेट ऑफ द बिल 1 मार्च, 10 मार्च, 5 अप्रैल, 1 मार्च, 10 मार्च, 5 अप्रैल, 20 अप्रैल और 10 मई, 20 अप्रैल और 10 मई। बिल का अमाउंट भी लिख देते हैं, 400, 300, 200, 400, 300, 200, 375 और 500। आगे ड्यूरेशन ऑफ द बिल मतलब टाइम पीरियड, तो 1 मार्च में 2 महीने ऐड करेंगे तो 2 महीने हो गए 1 मई, 1 मई में 3 दिन और ऐड 4 मई। अब अगला बिल है 10 मार्च का, 10 मार्च में 3 महीने ऐड करेंगे तो आएगी 10 जून, 10 जून में 3 दिन ऐड 13 जून। अगला 5 अप्रैल में 2 महीने यानी कि 5 जून, 5 जून में 3 दिन ऐड 8 जून। अगला 20 अप्रैल का है, 1 महीना ऐड करेंगे तो 20 मई, 20 मई में 3 दिन 23 मई। और लास्ट 10 मई में 2 महीने, 10 जुलाई, 3 दिन ऐड 13 जुलाई। अब हमने इन डेट्स में से ढूंढनी है अर्लीस्ट ड्यू डेट, जो सबसे अर्ली हो। अर्लीस्ट कौन सी है, 4 मई, तो हमारी बेस डेट बन जाएगी वो। तो 4 मई का 4 मई से गैप कुछ नहीं है। अब निकालते हैं 13 जून से, तो मई में है 31 दिन, 31 में से 4 दिन चले गए, बचे 27 दिन, और फिर मई के बाद जून के 13 दिन, यानी कि ये हो गए 40 दिन। फिर वही 8 जून में 27 दिन तो मई के और 8 दिन जून के, तो ये हो गए 35। और 23 मई और 4 मई एक ही महीने में, तो 23 माइनस 4 19 दिन, और 13 जुलाई, तो मई में हो गए फिर से 27, फिर जून के पूरा 30 और जुलाई का 13, तो ये हो गया 40 और 3 70। प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 375 इंटू 15 35,000,
ये लास्ट वाला निकालो बस, 375 इंटू 15 कितना आ रहा है, 19 सॉरी, 7125। अब इनका टोटल करना है, 700, 900, 900, 1400, 1775 आ रहा है। तो एवरेज ड्यू डेट हो गई हमारी, बेस डेट जो है 4 मई प्लस 61125 अपॉन 1775 डेज। तो 4 मई में ऐड कर देंगे हम 34 डेज। तो अब हम इसको डेज को निकालेंगे, मई के 4 दिन तो निकल गए, तो बचे 27 दिन मई के। तो अब 34 माइनस 27 ये हो गया 7 तारीख बच रही है, तो 7 जून आ गई एवरेज ड्यू डेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ये नवंबर 2008 में सीए इंटरमीडिएट में आया था, 4 नंबर का। मान के चलो मैंने बताया था कि इस चैप्टर में से गारंटीड सवाल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट एस। मतलब आर के पास बीआर भी है और बीएस भी है, बीपी भी है, किसके अगेंस्ट, एस से। यानी कि बीआर का मतलब पैसे लेना है, बीपी का मतलब पैसे देना है, तो दोनों ही काम करना है, पैसे लेने भी हैं और पैसे देने भी हैं। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी मेड और रिसीव्ड विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तो वो कह रहा है प्लीज एक ऐसी डेट निकाल के बताओ जिस डेट पे बीआर और बीपी या तो पे किए जाए या रिसीव किए जाए, जहां पे दोनों में से किसी को भी इंटरेस्ट ना तो देना पड़े ना लेना पड़े। तो बीआर और बीपी हमारे सामने अलग अलग डेट दे दिए, बिल की डेट ये रही, अमाउंट ऑफ द बिल दे दिया और टेन्योर ऑफ द बिल दे दिया। टेन्योर मतलब वही यूजेंस जो भी डिस्कस किया था, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द बिल, और बिल्स पेबल का डेट दे दिया, अमाउंट दे दिया और उसको भी टेन्योर दे दिया। तो टेन्योर हम कैसे निकालेंगे, 1 जून में 3 महीने ऐड करेंगे प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, तो ये बीआर और बीपी। अब बीच में क्या कह रहा है, हॉलीडे इंटरवीनिंग इन द पीरियड 15 अगस्त 2008, 16 अगस्त 2008 एंड 6 सितंबर 2008। तो बीच में हमारे पास 3 छुट्टियां आ रही हैं, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 6 सितंबर। तो ये छुट्टियां इसलिए बता दी पहले से ही कि अगर इन छुट्टियों पे आपका ड्यू डेट फॉल करेगा तो इन छुट्टियों से 1 वर्किंग डे पहले आप बिल की डेट को शिफ्ट कर दोगे। तो हमने यहाँ पे निकालना है एवरेज ड्यू डेट। आ जाओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले बीआर की लिख देते हैं और उसके नीचे बीपी वाली डेट्स लिख देंगे। तो डेट ऑफ द बिल, अमाउंट और टेन्योर। पहले डेट, एक ड्यू डेट, अमाउंट, डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट, डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट और लास्ट में प्रोडक्ट। आ जाओ। तो डेट्स 1 जून, 5 जून, 9 जून, 1 जून, 5 जून, 9 जून, 12 जून और 20 जून, 12 जून, 20 जून। उसकी भी डेट लिख देते हैं, 29 मई, 3 जून, 10 जून, 29 मई क्या था, 3 जून, 10 जून, 13 जून और 27 जून, 13 जून, 27 जून। ओके, अमाउंट्स डाल देते हैं।
9,000, 7,500, 10,000, 9,000, 7,500, 10,000, 8,000 और 12,000, आगे बिल्स पेबल है, पर ये क्योंकि पेबल है पैसे जाएंगे तो इनको हम नेगेटिव में लिखेंगे। 6, 9, 10, 7, 11, 6, 9, 10, 7 और 11। तो ये हो गई हमारी अमाउंट्स और ये हो गया बिल, बीआर का अमाउंट हो गया ऊपर, बीपी का अमाउंट हो गया नीचे। अब निकालते हैं इनकी ड्यू डेट्स एक एक करके। 1 जून में 3 महीने ऐड करेंगे तो क्या डेट आएगी? 1 सितंबर। 1 सितंबर में 3 दिन ऐड करो तो 4 सितंबर। अगला 5 जून में 3 महीने ऐड करो, 5 सितंबर। 5 सितंबर में 3 दिन, 8 सितंबर। अगला 9 जून में 1 महीना, 9 जुलाई, 3 दिन ऐड, 12 जुलाई। अगला 12 जून में 2 महीने, 12 अगस्त, 3 दिन ऐड, 15 अगस्त। 15 अगस्त छुट्टी होती है तो 1 दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा, 14 अगस्त। अगला 12 जून कर लिया ना, हाँ। 20 जून में 3 महीने, 20 सितंबर, 3 दिन ऐड, 23 सितंबर। अगला 29 मई में 2 महीने, 29 जुलाई, 29 जुलाई में 3 दिन, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त। तीन जून में 3 महीने, 3 सितंबर, 3 सितंबर में 3 दिन, 6 सितंबर। अगला 10 जून में 2 महीने, 10 अगस्त, 10 अगस्त में 3 दिन, 13 अगस्त। 13 अगस्त में 2 महीने, 13 जून में, 13 जून में 2 महीने, 13 अगस्त, 13 अगस्त में 3 दिन, 16 अगस्त। पर 16 अगस्त छुट्टी बता रखी है तो उससे पहले 15 अगस्त, 15 अगस्त भी छुट्टी होती है तो उससे पहला दिन 14 अगस्त। और लास्ट 27 जून में 1 महीना, 27 जुलाई, 27 जुलाई में 3 दिन, 30 जुलाई। अब हमने क्या करना है? बेस डेट निकालनी है। बेस डेट कौन सी डेट लेंगे? पहले वाली 4 सितंबर ले लूं, फिर 4 सितंबर सबसे पहले ये ले लूं। जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है, अर्लीस्ट ड्यू डेट 12 जुलाई दिख रही है ये, तो 12 जुलाई। तो 12 जुलाई से 12 जुलाई तो यहां पे हो गया। अब एक बार खुद से निकालो कि भैया 12 जुलाई से इन डेट्स में क्या क्या फर्क है। पहले वाला तो 0 आएगा, ये वाले खुद निकालो और जल्दी से मुझे बताओ। मुझे देखना अब तुम्हें डेट्स निकालने आ गए नहीं आ गए, इतने प्रैक्टिस हो गई अब।
निकाले। फर्स्ट का 54 डेज, अगला 58, 33, 73, 20, हाँ गलत गलत, गलत, 55, 12 जुलाई और 6 सितंबर। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 में से 12 दिन हट गए तो बचे कितने? 19 दिन जुलाई, फिर अगस्त के 31 और सितंबर के 6। देखो कितना आ रहा है? 56 ही आ रहा है क्या? तो मैंने गलत लिखा हुआ इधर फिर। ओके, अगला 32, अगला 33, अगला 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मेरा गलत नहीं है। एक्चुअली हम लोग एक चीज़ मिस आउट कर गए। 6 सितंबर को छुट्टी है, 6 सितंबर को छुट्टी है, इसलिए ये 5 सितंबर जाएगी डेट। अब ये यहाँ 5 दिन हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। और 30 जुलाई बताओ कितने दिन आ रहा है? 18। अब जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4,86,000 पहला, लिखते चल जाओ, मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखते चल जाओ। 4,86,000, फिर 4,35,000, 0, 2,64,000, 8,76,000, 1,20,000 माइनस में, 4,95,000 माइनस में, 3,20,000 माइनस में, 2,31,000 माइनस में, और 1,98,000 माइनस में। तो इनका टोटल आ रहा है 6,97,000 और अमाउंट का टोटल आ रहा है 3,500। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, बेस डेट है हमारी 12 जुलाई, 12 जुलाई प्लस 6,97,000 अपॉन 3,500 डेज। तो 12 जुलाई प्लस कितने दिन? 199 डेज आ रहा है। निकालो एक बार जल्दी से, मुझे देखना अब तुम्हें ये भी आता है नहीं आता। 12 जुलाई में 199 डेज, 199 से एक बात तो क्लियर है, कम से कम 6 महीने तो हैं ही, क्योंकि 6 महीने में कितने दिन होते हैं? 6 × 30 डेज करो ना, 6 महीने तो 30 डेज अप्रॉक्सीमेट, तो 180 दिन तो है ही, मतलब 6 महीने से ऊपर है कहीं पे। निकालो
कितना आया? जुलाई के 19 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, ठीक है, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। देखना अभी तक कितने दिन हो गए? 19 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31, 172 डेज हो गए। माइनस करना 172 इसमें से, 199 में से 172 माइनस कर दो तो 27 दिन बचे। अब कितना, कौन सा महीना आ गया? जनवरी की 27 तारीख आ गई। तो ड्यू डेट हो गई हमारी 27 जनवरी और ईयर चेंज हो जाएगा हमारा 2009, 27 जनवरी 2009। एग्जाम में ना जो मैंने यहाँ कर रखा है वो मत कराना, ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, इसलिए रेड कलर में करता हूँ इसको, ठीक है। तो बस यहाँ से एवरेज यूनिट वाला चैप्टर मेरा खत्म, इतना ही चैप्टर में। बाकी इसके अंदर क्वेश्चन 8 मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दे दिया था। अब बाकी के 9th और आगे के सारे सवाल होमवर्क में जा रहे हैं, ये लो। तो 9th वाला देख लो, राधे श्याम ने परचेज किए गुड्स, ड्यू डेट पेमेंट की ये रही, अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, मतलब खरीदा इस दिन, ड्यू डेट ये, खरीदा इस दिन, ड्यू डेट ये। तो हम ड्यू डेट हमारे लिए काम किए। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा डेट निकालना है जहाँ पे वो एक नया बिल बना सके टोटल अमाउंट का, तो एवरेज ड्यू डेट निकल सकता है। 10वां 11वां हमने पिछली क्लास भी ले लेता होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी होमवर्क है कि ए एंड बी ने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटेंगे। ए के ड्राइंग्स कुछ इस तरीके के हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है, हमें एक एवरेज ड्यू डेट निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो इसके ऊपर भी हमने सवाल पिछली क्लास में किया हुआ था, ये वाला याद करो, जहाँ पे मैंने ए की ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करके दिखा दिया था, बी वाला होमवर्क दिया था। और वैसा ही ये है कि इसमें एक पार्टनर की ड्राइंग्स हैं, हमें इसकी भी एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। उस एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे एट 10% पर एनम, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट हमारा यहाँ पे खत्म। अब शुरू करते हैं अपने पास एक और चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट करंट। ये मैं ICAI के मॉड्यूल से करवा रहा हूँ, सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही करवा रहा हूँ। चलो, तो काफ़ी है, अभी आज शायद इतना ही हो पाए। तो चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंट करंट, ठीक है। अब ये वैसे तुम लोगों ने एक करंट अकाउंट सुना होगा जो बैंक में होता है, कि भाई आप एक बैंक अकाउंट खोलते हो तो एक सेविंग्स अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो ये कुछ वैसा सही है कि करंट अकाउंट जो होता है वही अकाउंट करंट है यहाँ पे। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो डेली की ट्रांजैक्शंस आप बैंक के साथ करते हो, या आप किसी से खरीदते हो माल, बेचते हो माल उसके साथ, या फिर आप कंसाइनमेंट पे माल देते हो और उससे पैसा आता है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए जो आप खाता बनाते हो उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट, ठीक है। तो अकाउंट करंट देखो, यही मैंने बोला, इट इज़ अ रनिंग स्टेटमेंट, मतलब आप डेली की जो ट्रांजेक्शन करते रहते हो उसमें बार बार आप अकाउंट करंट के अंदर ही रिकॉर्ड करते हो। इट इज़ अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज्ड ऑन वेरियस आइटम्स। तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट की भी रिकॉर्डिंग करोगे, या तो इंटरेस्ट उनसे लोगे या इंटरेस्ट उनको दोगे, ठीक है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट। ध्यान रखना, जैसे हम लेजर स्कूल में बनाते थे बिल्कुल वैसा ही बनेगा, जिसमें पहले एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस, LF को छोड़ दो,
वो जो जर्नल फॉलो वाला कॉलम छोड़ दो, तो कैसे बना देते हैं हम कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस और फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट साइड के लिए। बस इसके अंदर कुछ कॉलम्स और ऐड करेंगे, बट बनेगा ये एक लेजर की तरह ही। तो लेजर्स तुम्हें आते हैं, आई एम सब, मुझे ये उम्मीद है कि तुम्हें लेजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो थियरी में पूछा जा सकता है कि अकाउंट करंट कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है। तो सम ऑफ द सिचुएशंस वेयर अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड इज व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, जहाँ पे आप दो पार्टीज के बीच में रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हो। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो आप अपने जो आपके जो कस्टमर्स उनको माल रेगुलर इंटरवल से बेचते रहते हो वो, या फिर आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कहीं से खुद पहले खरीदते भी होगे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जिससे खरीदो आपका सप्लायर हो गया, तो सप्लायर के साथ आप रेगुलरली डीलिंग्स करते रहते हो, उससे खरीदते रहते हो, उसको पेमेंट करते रहते हो, तो फिर क्या मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट। यहाँ तक कि हमने चैप्टर पढ़ा है कंसाइनमेंट, याद करो कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो कंसाइनमेंट में भी हम माल कंसाइनमेंट पे कंसाइनी को रेगुलर इंटरवल से भेजते रहते हैं, वो हमें पैसे भेजता रहता है, तो फिर इसके लिए भी हम अकाउंट करंट मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ कंसाइनी ऑफ गुड्स कैन आल्सो प्रिपेयर एन अकाउंट करंट। तीसरा, बैंक्स के साथ अभी डिस्कस किया, बैंक में आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हो, और करंट अकाउंट में क्या होता है, आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हो, उसकी ट्रांजैक्शन उसमें आती हैं, फिर आप अपने कस्टमर से पैसा लेते भी हो। इमेजिन करो ना, एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करता है और अपने डेटर्स से पेमेंट रिसीव करता है, तो उसके करंट अकाउंट में बहुत मूवमेंट होती रहती है। तो फिर अकाउंट करंट इज ऑल्सो मेंटेन्ड फ्रीक्वेंटली टू सेट अप द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ बैंकर एंड हिज कस्टमर। तो बैंक और जो सब बैंक के कस्टमर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती रहती है, उसके लिए भी मेंटेन किया जाता है। और जॉइंट वेंचर के अंदर भी पार्टीज बना सकती है। जॉइंट वेंचर बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे फॉर एग्जांपल एक डैम बनाना है, अब डैम बनाने में बहुत चीज़ें लगेंगी, जैसे उसके अंदर आपको सीमेंट चाहिए, आपको उसके अंदर ब्रिक्स चाहिए, आपको उसके अंदर आयरन एंड स्टील चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो अब एक डैम अकेला एक कंपनी नहीं बना सकती, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो फिर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके अगर सिर्फ और सिर्फ उस डैम को बनाने के लिए साथ में आए हैं, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। तो उस जॉइंट वेंचर में भी वो एक दूसरे के साथ अकाउंट करंट मेंटेन करते हैं कि मैंने इतनी पेमेंट कर दी, तूने इतनी पेमेंट कर दी, मैं इतना माल ले आया, तू इतना माल ले आया। इस चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए भी वो आपस में अकाउंट करंट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चार सिचुएशंस हो गई जहाँ पे अकाउंट करंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अकाउंट करंट हैज टू पार्टीज, वन हु रेंडर्स द अकाउंट and the other to whom the account is being rendered. This is indicated in the heading of an account current, which is like the following: A in account current with B. It implies that A is the customer and the account is being rendered and prepared to him by B. देखो, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक वो करते हैं। लेट अस सपोज A ने B को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए की बुक्स में जर्नल एंट्री करो, ए की बुक्स में जर्नल एंट्री करो, तो तुम जर्नल एंट्री क्या करोगे? ए ने बी को माल बेचा, तो तुम एंट्री करोगे बी, क्योंकि डेटर बन गया, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट, ये एंट्री करोगे। अब अगर मैं तुमसे कहूं बी का लेजर बनाओ, तो तुम क्या करोगे? बी का लेजर कुछ ऐसे बनाओगे, बी अकाउंट, यहां डेट पर्टिकुलर्स, अबे रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, तो तुम यहां डाल दोगे बी अकाउंट में डेबिट क्या, टू सेल्स, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। अब तुम बुक्स किसकी बना रहे हो? ए की, और बी का खाता बना रहे हो, उसके अंदर ए की बुक्स में बी का अकाउंट। तो जब इसको अकाउंट करंट में बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे अकाउंट करंट की लैंग्वेज में? इसका ये पीछे छूट गया, तुम बोलोगे इसको बी इन
अकाउंट करंट विद ए। ठीक है, तो जिसकी भी बुक्स बना रहे हो वो बाद में आएगा और जिसका लेजर था वो पहले आ जाएगा। ठीक है, जिसकी भी बुक्स बना रहे हैं वो नाम बाद में, और जिसका लेजर था, जिसका भी आपने लेजर बनाया था वो नाम पहले आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कि पार्टी टू हुम अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड, एंड इसको बोलेंगे द पार्टी हु रेंडर्स द अकाउंट। जो अकाउंट बना रहा है, जो रेंडर कर रहा है वो ये, और जिसको रेंडर किया जा रहा है वो ये। कोई डाउट? तो इसके अंदर दो पार्टीज हैं और ये अकाउंट करंट के ऊपर हेडिंग लिखनी है, मार्क्स कटेंगे अगर अकाउंट करंट बनाया और ये लिख के नहीं आए। ठीक है, तो इसके अंदर दो पार्टीज होंगी, वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड। ठीक है, आ जाओ अब हम सीखते हैं अपने पास अकाउंट करंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंट करंट प्रिपेयर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, दूसरा है प्रोडक्ट्स, और तीसरा है बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। एक एक करके हम तीनों देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाय हेल्प ऑफ एन इंटरेस्ट टेबल। तो देखो हमारे पास एक सवाल है अपने सामने, सवाल से शुरू करते हैं सीधा सीधा। दिख रहा है ना सभी को सवाल? चलो, तो प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। बताओ मुझे कि अगर अकाउंट करंट का नाम जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे। सवाल दोबारा पढ़ लो, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद श्याम। तो तुम जब लेजर के ऊपर नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ, या फिर नाथ इन अकाउंट करंट विद श्याम। श्याम इन अकाउंट विद नाथ, नाथ इन श्याम, श्याम फिर नाथ। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अकाउंट करंट बनाना है फॉर नाथ ब्रदर्स, मतलब ये बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स हैं। नाथ ब्रदर्स की बुक्स में श्याम का खाता बनेगा, तो श्याम का नाम पहले, तो श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं लिखना होता, आगे नीचे लिखते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? नीचे दिया है 6% पर एनम, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, और किस तारीख तक? उन्होंने डेट दिए अप टू 1 फरवरी। तो आगे लिखोगे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम अप टू 1 फरवरी। तो मैं तुम्हें ना दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे लिखते हैं, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, इंटरेस्ट टू 1 फरवरी 2020 एट 6% पर एनम। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स हैं। अब 16 सितंबर पे गुड्स सोल्ड टू श्याम, ड्यू डेट इसकी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर पे कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, 21 अक्टूबर पे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, इसकी ड्यू डेट 1 दिसंबर। 1 नवंबर पे पेड टू श्याम, 1 दिसंबर पे पेड टू श्याम, 1 दिसंबर पे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, 10 दिसंबर पे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, 1 जनवरी पे पेड टू श्याम, और 9 जनवरी पे गुड्स सोल्ड टू श्याम। बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 ईयर हमारा 365 डेज का है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, ये क्योंकि एक लेजर है तो इसमें लेजर की तरह बनेगा, यानी कि पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एक रुपीस, बट इसके अंदर कुछ कॉलम और ऐड होंगे। कौन सा? एक कॉलम ऐड होगा ड्यू डेट का। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ, एक कॉलम ऐड करोगे, देखो ये वाले कॉलम्स पहले से बनाते हैं, जो ब्लैक में हैं वो पहले बनाते हैं। 3 कॉलम और ऐड होंगे, एक तो ड्यू डेट, फिर डेज, और फिर इंटरेस्ट, मतलब 3 कॉलम और ऐड होंगे। और सेम चीज आगे भी, पहले से बनाते थे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 3 कॉलम और ऐड होंगे, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, आ जाओ जी शुरू करते हैं। तो अपने पास तुम चाहो तो नोटबुक घुमा लो, नोटबुक घुमा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, ताकि तुम फिर इजीली कॉलम बना सकोगे। मैं भी हल्का सा जूम आउट मार रहा हूँ ताकि सब कुछ डाल सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला क्या है? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स।
और नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट टू 1 February 2020 एट द रेट 6% पर एनम। अब हम बनाएंगे कॉलम्स। तो पहला डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। चलो अब ये ऊपर नाम लिख दो सारे। तो पहला डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, रुपीज, डेज और इंटरेस्ट। अब किस लिए आया? क्या मुझे देखने आया था? वीडियो देख लेता मेरी, इतनी याद आ रही है, मैं तुझे सेल्फी भेज देता। अब क्या ही करेगा आके। चलो जी, अब हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। पहले हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो नॉर्मल लेजर पोस्टिंग बचपन से करते आ रहे हैं वो करेंगे, जो 3 कॉलम नए बनाए इनको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले 16 सितंबर पे गुड्स सोल्ड टू श्याम। तो हम एंट्री क्या करेंगे? जब शाम को गुड्स बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? श्याम डेबिट टू सेल्स 200 रुपये, ये एंट्री बनेगी हमारी। अब इसकी हमने पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो श्याम कह रहा है मुझे डेबिट करो, और कितने से? 200 से डेबिट करो, और क्या लिख दो? टू सेल्स। तो 16 सितंबर में टू सेल्स 200 रुपये से। इसकी ड्यू डेट गिवन है शायद 1 अक्टूबर, तो डाल दो फिर 1 अक्टूबर। अगला 1 अक्टूबर पे क्या कर रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 90 रुपये। श्याम से कैश रिसीव हुआ, एंट्री क्या करेंगे हम? कैश डेबिट टू श्याम। तो श्याम क्या कर रहा है? मुझे क्रेडिट करो 90 रुपये से। तो डालो जी 1 अक्टूबर बाय कैश 90 रुपये। आगे 21 अक्टूबर पे क्या बोल रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 500 रुपये। जब हमने गुड्स बेचे थे शाम को तो ये एंट्री करी। खरीदेंगे तो परचेजेस टू श्याम, यानी कि श्याम क्या करना है? क्रेडिट कितने से? परचेजेस से। 21 अक्टूबर बाय परचेजेस कितना? 500 रुपये, और ड्यू डेट है 1 दिसंबर। अच्छा, ऊपर वाली की ड्यू डेट नहीं गिवन थी, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही ड्यू डेट में लिख दो। जिसके आगे ड्यू डेट है वो ड्यू डेट आ जाएगी, जिसके आगे ड्यू डेट नहीं है तो ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट लिख देना। अगला 1 नवंबर पेड टू श्याम। जब हमने श्याम से पैसा रिसीव किया था तो ये एंट्री करी। अब जब शाम को पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? श्याम डेबिट टू कैश। तो शाम को करना है डेबिट कैश से। तो 1 नवंबर टू कैश 330। इसके आगे ड्यू डेट नहीं थी तो फिर यही ड्यू डेट लिख दो। अगला 1 दिसंबर को फिर से पेड टू श्याम 330, तो डाल दो दोबारा से 1 दिसंबर पे फिर से टू कैश 330। इसके आगे भी ड्यू डेट नहीं थी तो 1 दिसंबर। अगला 5 दिसंबर को क्या कर रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। परचेज करने की एंट्री परचेजेस टू श्याम। श्याम को क्या करना है? क्रेडिट परचेज के नाम से। तो 5 दिसंबर
बाय परचेजेस कितने का लिया था, 500 रुपये, और ड्यू डेट है 1 जनवरी। अगला 10 दिसंबर फिर से माल खरीदा तो 10 दिसंबर 200 रुपये। और ड्यू डेट वही ऊपर वाली है 1 जनवरी इसकी भी, ये देख लो। नेक्स्ट अगला 1 जनवरी पे पेड टू श्याम, श्याम को पैसे दिए, एंट्री क्या करेंगे, श्याम टू कैश, तो श्याम में डेबिट करो कैश 600 रुपये 1 जनवरी, 600 रुपये। इसकी ड्यू डेट नहीं दी 1 जनवरी। और लास्ट 9 जनवरी पे गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स बेचेंगे श्याम को तो एंट्री श्याम टू सेल्स, तो श्याम में डेबिट करो सेल्स 20 रुपये। और डेट आ रही है इसमें 1 फरवरी। ठीक है बस। और कह रहा है नीचे अब 1 फरवरी तक बनाना है, इंटरेस्ट हमारा 6% है, 365 दिन। बढ़िया। तो बस अब हमने क्या करना है, हमने ड्यू डेट निकाल ली। अब याद करो एवरेज ड्यू डेट हमने डिस्कस किया था, एवरेज ड्यू डेट से हमें डेट निकालनी समझ में आ गई थी। तो इसको ऐसे समझो कि इस तारीख पे हमें पेमेंट करनी थी, और हम एक्चुअली मान लो इस तारीख पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हम डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 अक्टूबर से 1 फरवरी में गैप निकालो डेज का कितना है, जो हमने अभी एवरेज ड्यू डेट में निकालना सीखा है, बिल्कुल वैसे ही। तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी, देखो अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, 31 में एक दिन तो चला गया, तो अक्टूबर के बचे 30, फिर सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के 30, फिर दिसंबर, जनवरी, और एक दिन फरवरी का। कितना आ रहा है 123। 1 अक्टूबर वाला नहीं लेंगे, फेब वाले को लेंगे, फेब वाले को लेंगे, 1 अक्टूबर वाले को नहीं लेंगे। अगला है हमारा 1 नवंबर से, नवंबर में होते 30 दिन, 30 में से एक दिन तो चला गया, तो बचे 29 नवंबर के, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कितना आ रहा है, चेक कर लिया है सबने, 92 है। अच्छा 1 दिसंबर से देखो, दिसंबर में होते 31 डेज, 31 में एक दिन हट गया, तो 30 दिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फिर जनवरी में देखो 1 जनवरी, जनवरी में 31 डेज, 31 में एक दिन चला गया, 30 डेज जनवरी, एक दिन फरवरी, और 1 फरवरी से 1 फरवरी ठेंगा। ठीक है। अच्छा अब देखो 1 अक्टूबर यहाँ आ रहा है, 1 अक्टूबर यहाँ पे भी था, तो डेज तो सेम निकल जाएंगे 123। 1 दिसंबर, यहाँ पे 1 दिसंबर निकाल रखी है 62 डेज, 1 जनवरी भी निकाल रखा है 31। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ इंटरेस्ट निकालना है, किस रेट से, 6%। कितने दिन के लिए, जितने दिन तुमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहले वाले में हम एक मतलब सभी में क्या करेंगे, जैसे पहला अमाउंट है 200, 200 पे 6% ब्याज निकालो फॉर कितने दिन, 123 डेज, और एक साल में मानना 365 दिन है, तो 200 पे निकालो 6% फॉर 123 डेज। कितना आ रहा है 4.04, तो लो जी मैं लिख देता हूं 4.04। अगला एक बार निकालना फिर से 330, 330 पे 6% फॉर 92 डेज, 4.99, मतलब 5 रुपये ले लूं। फिर 330 पे 6% 62 डेज, कितना 3.36। समझ में आ रहा है ना।
फिर 600 पे 6%, 31 डेज, कितना आया? 3.05। इस पे तो जीरो आएगा। अगला 90 पे 123 दिन 6%। पॉइंट समझ में आ गया ना तुम लोगों को? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कॉपी मार लो जल्दी से। ये इंटरेस्ट जो निकला हुआ है, ये मैं जो येलो येलो कर रहा हूं इनको कॉपी मार लो पहले। जो भी येलो कर रहा है सिर्फ उनको कॉपी मार लो, जल्दी करो। आई थिंक ये भी आएगा, हाँ 3.06 तक है ना, हाँ। तो येलो येलो 4.04, 5, 3.36, 3.06, ये तो चार तुम लोगों ने निकाल ही दिए थे। ये चार और यहाँ पे करे हुए हैं, जल्दी से कॉपी कर लो। 1.82, 5.1, 2.55 और 1.02 कर ले कॉपी। अब जल्दी से मुझे भी बता दो, मैं भी भर दूंगा यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ, मैं और जूम आउट कर लूँ। हाँ बताना जल्दी, यहाँ कितना है? 1.82, 5.1, 2.55, 1.02। ठीक है, तो देखो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट और क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट दोनों जगह पे दिख रहा है। तो ये वाला वो इंटरेस्ट है जो हमें रिसीव होना था, ये वाला वो है इंटरेस्ट जो हमें पे करना था। ठीक है, तो हम नेट इंटरेस्ट निकालेंगे कि हमें पे करना है या रिसीव करना है। ऐसे ही देखो ना, यहाँ पे माल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं ना परचेजेस। जब माल खरीदेंगे और पेमेंट लेट करेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा। और यहाँ देखो क्या फिगर दिख रही है तुम्हें, सेल्स की दिख रही है। तो जब हम माल बेचेंगे तो ब्याज हमें मिलेगा अगर लेट पेमेंट रिसीव होगी। तो ये वो इंटरेस्ट है जो हमें मिलेगा, ये वो इंटरेस्ट है जो हमें देना पड़ेगा। तो नेट देखो हमें क्या मिल रहा है, इसको ऐड करो, ये माइनस करो, देखो क्या मिल रहा है। $4.96 या 97 आ रहा होगा, करेक्ट। देखो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, ये फिगर्स ऐड करी, ये माइनस करी। तो देखो 1 फरवरी पे उन्होंने बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला 4.97। डालो 1 फरवरी पे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 4.97। ये अभी हमने इंटरेस्ट बस निकाला, कंप्यूट किया है। ये इंटरेस्ट अल्टीमेटली अब लेना है। तो जब ये किसी से लेंगे तो हम उसकी तरफ डेटर बुक करेंगे, करेक्ट। उससे लेंगे तो डेटर बुक होगा, डेटर बुक होगा तो एसेट बढ़ेगा, डेटर बुक होगा, डेटर मान ले एसेट है ना, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो यहाँ निकाला उसको क्या किया, ईयर एंड पे 4.97 का डेटर बनाया। डेबिट साइड पे है ना, ये डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में 4.97 उस बंदे से अब हम शाम से ड्यू कर रहे हैं। तो ये ईयर एंड पे डालो यहाँ पे 1 फरवरी टू इंटरेस्ट, और अमाउंट वाले कॉलम में, रुपीज वाले कॉलम में डालो 4.97। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं वो बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। कैसे, अमाउंट के कॉलम का टोटल डेबिट साइड वाला करो, माइनस कर दो ये, तो तुम्हारा निकल जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, जो एक नॉर्मल लेजर में हम करते भी थे। ये सब टोटल और ये माइनस। कितना आ रहा है, 190 पॉइंट भी तो आ रहा होगा, ये 190.96 या 97, 194.96 या 97।
तो यहां से हमारा लेजर क्लोज हो जाएगा। तो डेट और सॉरी अमाउंट और इंटरेस्ट का टोटल डल जाएगा लास्ट में। $194.97 और देख लो इधर भी लास्ट में 194.97 आ रहा है। ठीक है, 1484.97 1484.97 और इधर कितना था 15.47 या 46। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि जहां पे आप इंटरेस्ट हर बार इंडिविजुअली निकालोगे। ठीक है, अगला मेथड जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है वो इससे ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ना निकाल के 200 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा डेज से, और लास्ट में एक ही बार में इंटरेस्ट एक बार में निकालेंगे। ये चीज़ तुम लोगों ने क्लास 12th में भी करी है, जब तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सिखाते थे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में तुम्हें सिखाया जाता था इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका तो है सिंपल मेथड, और दूसरा तरीका होता था प्रोडक्ट मेथड। उस प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे कि डे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखी होती थी, फिर यहाँ पे तुम डेज निकालते थे और डेज को मल्टीप्लाई कर देते थे रुपीज से, यहाँ प्रोडक्ट आता था, और फिर प्रोडक्ट निकाल के एक ही बार में इंटरेस्ट लेते थे फॉर 1 डे। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि मैं तुम्हें एक ऐसी नज़र डलवा रहा हूँ, देख लो कि अभी हमने क्या किया। ये फिगर सारी चेक कर लो अपने पास नोटबुक्स में, 200 123 दिन, 392 दिन, 330 62 दिन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक, फिर अभी हमने क्या निकाला था, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, है ना। अभी क्या निकाला था, इधर की साइड पे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या करेंगे, ये जो मैं येलो कह रहा है ये ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आ गया, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, और सीधा सीधा इसके ऊपर 6% ब्याज निकाल देंगे फॉर 1 डे, क्योंकि डेज से तो मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना रह गया था और 365 से डिवाइड करना रह गया। तो 30,250, देखो 30,250 पे 6% फॉर 1 डे, या इंटू 1/365 करने की जगह पे क्या सीधे सीधे डिवाइड बाय 365 कर दो, देखना ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और वो बैलेंस ऑफ यहाँ इंटरेस्ट डाल दोगे, बैलेंस का रिटर्न अपना भी आ जाएगा। तो ये है होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड के ऊपर और सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं। दिस इनटू दिस, प्रोडक्ट निकालते चले जाओ, और इंटरेस्ट सिर्फ एक बार निकालो, बार बार मत निकालो। तो क्या करो, लास्ट में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला, उसके ऊपर 6% जितने भी परसेंट ब्याज है वो निकाल दो फॉर 1 डे, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपने इंटरेस्ट निकाला वहाँ पे, और उस इंटरेस्ट को लास्ट में अपना बैलेंस कैरी डाउन में वो ऐड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अभी इसका बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।